हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मेरे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, क्या तुम भी ये सोच रहे हो कि भाई नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज ने ये जो 100 में से 80 नंबर है, इनको दिलवाने का तो वादा हमसे कर चुके हैं, लेकिन अब ये जो बचे हुए 20 नंबर है ना, इनका क्या करना है, क्योंकि इनको तो हमें वो तब मिलेंगे जब हम क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल। और ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, इसको बनाना कैसे है ये तो कोई बता ही नहीं रहा है ना, कि किस टॉपिक्स पे हमें बनाना है, किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, क्या कंटेंट मैटर उसका होना चाहिए। ऊपर से अलग से सीनियर और जो स्कूल वाले हैं वो अलग डरा रहे हैं कि देखो 11 तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन 12th में ना ये जो बोर्ड की तुम्हारी फाइल बनेगी प्रोजेक्ट की, इसको चेक करने आएंगे बाहर से एग्जामिनर। और इसके लिए क्या जरूरी है कि भाई प्रोजेक्ट फाइल जो होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, वाइवा भी होगा साथ ही साथ, उसके ऊपर भी नंबर मिलेंगे। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है, डर। और उस ही डर को मिटाने के लिए आज मैं आ गई हूं तुम्हारे लिए, जिसमें हम बताएंगे कि भाई कैसे आप जो है अपनी हिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल को बना सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपके जो 20 नंबर है ना, ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि भाई किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर आप प्रोजेक्ट फाइल को अपना बनाना शुरू करेंगे तो सीबीएसई बताता है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक टॉपिक को चूज करना है। कोई भी एक टॉपिक जो सीबीएसई करिकुलम में दिखाया हुआ है, सिलेबस में हमें बताया हुआ है, वहां से आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। अब वो जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, उसके बारे में अगला क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों ये टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक या व्हाट इज द नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट वर्क। अब दूसरी चीज क्या हो गई कि ये तो हो गया, लेकिन अब इसको शुरुआत करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप एम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट को जब मैं कंप्लीट करूं तो मेरे पास इस बात का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये भी बताएं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपोथेसिस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना। हाइपोथेसिस क्या है बेटा, कि कोई एक ऐसा कंफ्यूजन, कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आप अपनी प्रोजेक्ट वर्क के साथ सॉल्व करना चाहते हैं या फिर उसको प्रूव करना चाहते हैं, तो वो हाइपोथेसिस भी आपको लिखनी होगी। उसके बाद क्योंकि हम क्या बना रहे हैं कि भाई हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारा कंटेंट जो होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब सबसे जरूरी हिस्ट्री में क्या है, डेट, टाइम। तो जब आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो उसके लिए आपके पास एक कंप्लीट टाइमलाइन, एक कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। पर्टिकुलर डेट्स जिनके ऊपर आप इवेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्पेसिफिक होना है उस इवेंट के ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए, जिसके लिए आप यूज करेंगे किसका, मैप्स का। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस इवेंट की बात कर रहा हूं वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ था और इस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे वो हुआ था। उसके बाद अगर आप किसी आइडिया को समझाना चाहते हैं, किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, तो आप माइंड मैप्स का यूज कर सकते हैं। अब और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कई सारी कलरफुल पिक्चर्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं, कई इवेंट्स को बता सकते हैं उन पिक्चर्स को, तो आप उनका यूज करिए। ठीक, उसके बाद कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं बेटा, जो खुद डेटा कलेक्ट करके या रियल लाइफ एक्सपीरियंस को करने के लिए उन साइट्स के ऊपर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, चीजों को देखते हैं वहां पे। ठीक है, तो जो भी आपने वहां पे ऑब्जर्व किया है या जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको कंपाइल करके आपको इस फाइल में बताना है। अब उसके बाद ये जो डेटा आप लेकर आए हो उसको एनालाइज भी करना है कि भाई ये जो चीजें आपने वहां पे देखी उससे आप क्या समझे, और फिर आपको उससे एक कंक्लूजन निकालना होगा। लास्ट में आप बात करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं इसके ऊपर आपका क्या कंक्लूजन है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। और लास्ट में आप बताएंगे बिब्लियोग्राफी, जिसमें आप ये बताएंगे कि ये जो आपने प्रोजेक्ट वर्क
वर्क बनाया हुआ है इसमें किन किन सोर्सेस की आपने हेल्प ली है और कैसे, मतलब आप बोल सकते हो कोई बुक जो आपने रेफर करी है, कोई पर्टिकुलर साइट आपने इंटरनेट से यूज करी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप अपनी बिब्लियोग्राफी में मेंशन करोगे। ठीक, अब अगर हम आगे चलें तो अब बात करते हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब फाइल में किन किन चीजों को हमें लगाना है और उनका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले होगा आपका कवर पेज, जो मैं आपको बता दूं कि भाई आपका ये जो कवर पेज होता है ना, ये डायरेक्टली जो एग्जामिनर है उसका अटेंशन अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई जो अपना कवर पेज है वो बहुत सुंदर बनाना है। देखो होगा क्या कि अगर आप अच्छे से उसको क्रिएटिविटी से उसको रिप्रेजेंट करोगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको बताओगे, तो होता क्या है, एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चा जो है ना इस चीज में इंटरेस्टेड है, उसने मेहनत करी हुई है। ठीक, तो वहां पे आप जितने क्रिएटिव हो सकते हो, जितने नए नए आइडियाज लेकर आ सकते हो वो आप यूज करो। जैसे यहाँ पे मैंने कोई सजेशन में भी मैं आपको बताऊं, एक पेज लगाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम बता रहे हैं कि कई सारे जो कवर पेजेस के जो आइडियाज हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कई ये जो ऐसे पेजेस आते हैं, हैंडमेड शीट आती है, ठीक है, या फिर इस तरीके से एक एनवलप होता है हिस्ट्री में, तो आप अलग अलग तरीके के जो क्रिएटिव पेज हैं उसको यूज करके अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाइए। ठीक, अब अगर हम आगे चलें तो भाई ये जो हमारा कवर पेज है ना, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का आप टाइटल मेंशन करेंगे, उसके बाद अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सब आपको मेंशन करना है। स्कूल का नाम आप मेंशन करेंगे, ईयर ऑफ सबमिशन, मतलब जो आपका सेशन है जैसे 2025-26, ठीक है, तो उसको आपको मेंशन करना है। इन सब चीजों से आपका जो कवर पेज होगा वो तैयार हो जाएगा। अगला जो चीज होती है वो होती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मींस कि आप थैंक यू कर रहे हो उन अथॉरिटीज को जिनकी मदद से आप क्या कर पाए हो, उस प्रोजेक्ट को तैयार कर पाए हो। ठीक, तो जैसे कि आपने अपनी टीचर की हेल्प ली, अपने स्कूल की हेल्प ली, कई सारे रिसोर्सेज की, लाइब्रेरी की, या जिन भी चीजों की आपने हेल्प ली उसको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद होता है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं बताऊं आपको, तो कुछ स्कूल का अपना खुद का फॉर्मेट होता है, वो उस फॉर्मेट में उस सर्टिफिकेट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं, है ना। तो जो भी आपके इंटरनल एग्जामिनर होंगे वो उसमें लिखेंगे कि भाई ये जो बच्चा है इसने सिंसियरली अपना प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट किया हुआ है, इन बातों पे उसने ध्यान दिया हुआ है, और जो भी वो उसमें मेंशन करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आपकी जो रिसर्च है उसको वैलिडेट करते हैं, उसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके से ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ ये जो बच्चा है इसने मेरे आप बोल सकते हो गाइडेंस में यहाँ पे रिसर्च करी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब आपको बनाना है अपना इंडेक्स या फिर टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप आपका जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर आपने बात करी है, जिन जिन थीम्स को आपने डिस्कस करा है, उसको पेज नंबर के साथ बकायदा आप क्या करेंगे, मेंशन करते जाएंगे। ठीक, उसके बाद इंट्रोडक्शन आपको देना है कि भाई मैं जो इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन मुझे बताना है, कुछ बेसिक आइडियाज जो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता होने चाहिए वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक, उसके बाद आप इसके मेन कंटेंट की बात करेंगे, तो आप एक मेन हेडिंग लिखेंगे, उसमें कई सारी सब हेडिंग्स को लिखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है उसको आप कलरफुल पेन से या अंडरलाइन करके या जिस भी तरीके से आप क्रिएटिव बना सकते हैं उसका यूज करिए, डेटा का यूज करिए, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस का यूज करिए। ठीक है, और इस तरीके से आप क्या करिए, डायग्राम्स वगैरह का यूज करके अपनी चीजों को बता सकते हैं। कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, फैक्ट्स, इन सब चीजों को बता सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक, अब लास्ट में जब ये मेन कंटेंट आपका प्रिपेयर हो गया तो अब आप कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे। ठीक, तो कंक्लूजन में आप बात करेंगे कि भाई ये जो चीजें हैं इनसे मैंने क्या सीखा, या मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूं, क्या सजेशन देना चाहता हूं, वो चीज आपने लिख दी। ठीक, और लास्ट में वही हम बिब्लियोग्राफी की बात करेंगे जिसमें उन सारी बुक्स का मेंशन होगा, उन सारी इंटरनेट साइट्स का मेंशन होगा, आपके गाइड का मेंशन होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। अब दो फॉर्मेट इसमें बताए हुए हैं, एक होता है एपीए फॉर्मेट और एक होता है एमएलए फॉर्मेट। तो एपीए फॉर्मेट जो होगा बेटा वो जनरली हम लोग नेचुरल या फिजिकल या सोशल साइंसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक, जहां पे क्या होगा कि पहले ऑथर का लास्ट नेम होगा, फिर उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो एब्रीविएशन में होगा, फिर ईयर होता है, फिर टाइटल होगा। इस तरीके से हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। और वहीं पे अगर हम एमएलए फॉर्मेट की बात करें तो ये जनरली ह्यूमैनिटीज में यूज होता है, जहां पे ऑथर का लास्ट नेम और उसका टाइटल जो होगा वो मेंशन होगा। ठीक, तो ये सारी जो चीजें होती हैं यहाँ पे उनका डिस्कस किया जाएगा। चलो भाई,
अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये कि भाई प्रोजेक्ट बनाना किस पर है। तो सीबीएसई ने आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके आप अपना बहुत बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हो जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ रिसेंट ईयर्स में कई सारे ऐसे टॉपर्स थे जिन्होंने भी इन्हीं टॉपिक्स को यूज करके अपने प्रोजेक्ट वर्क को तैयार किया हुआ था। तो आइए डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में और आप क्या कंटेंट उस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो भाई ये टॉपिक जो है ये बहुत वास्ट है। इसके बारे में आपको अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है अलग अलग सोर्सेज से। हमारी एंशिएंट इंडिया पे कई सारी बुक्स है, जैसे कि उपेंद्र सिंह है, आर.एस. वर्मा है, ठीक है, उसके साथ बिपिन चंद्रा वगैरह आपको मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री में सतीश चंद्रा मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी बुक्स हैं जिनका आप यूज करके बहुत अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंटेंट अपना प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पहले आप बताएंगे कि भाई इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक। फिर उसके बाद हमने यहाँ के क्रॉप्स के, यहाँ के एनिमल्स के, फिर क्राफ्ट के बारे में बताया कि कैसे वहां पे अर्बनाइजेशन था, उनकी टाउन प्लानिंग किस तरीके की थी, उनका आर्किटेक्चर किस तरीके का था। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो एक तरीके से कि हमने उनकी सील का यूज बताया, हमने उनकी स्क्रिप्ट को डिस्कस किया। देन आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन आप बताएंगे कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वहां पे काम किया, कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वहां पे उनने अपना काम किया हुआ है। और अगर आप इसको करंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हैं तो कई सारी ऐसी रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या कई सारी साइट्स की डिस्कवरी हुई है, तो उसको भी आप इसको मेंशन करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर वाले टॉपिक की, तो भाई यही जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है ना, जिसमें कई सारे हिस्टोरियंस, जैसे अगर हम बोले रोमिला थापर हैं, वीडी महाजन हैं, ऐसे कई सारे, अगर मैं बोलूं तो कई सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो मौर्यन एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो भाई मौर्यन एम्पायर के आप इनिशियल डेज की बात करिए, वहां पे कौटिल्य का क्या रोल था उसको आप बता सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य क्या उनकी पॉलिसीज थी, कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। फिर आप बिंदुसार की बात कर सकते हैं, फिर आप अशोक को स्पेशली एम्फसाइज करके बता सकते हैं, उनकी मिलिट्री पॉलिसी को, उनकी रिलीजियस पॉलिसी को, उन्होंने आर्किटेक्चर में जो काम किया वो आप बता सकते हैं, उनके धम्म को स्पेशल मेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी लेगेसी को भी आपको बताना है कि भाई मौर्यन एम्पायर में या मौर्यन रूलर्स ने जो काम किया, कैसे आगे आने वाले कई सारे जो रूलर्स थे उन्होंने उनके काम से इंस्पायर होके अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्लान किया हुआ था। तो वो भी अगर आप बताएंगे तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आप महाभारत में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस चीज को आप एक्सपांड कर सकते हैं, स्टोरीज बता सकते हैं, सोशल कस्टम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड, इसके ऊपर भी काफी बच्चों को अच्छा मटेरियल मिल जाता है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। बुद्ध जो है उनके बारे में, उनकी आइडियोलॉजी आप बता सकते हैं, बुद्ध की अर्ली लाइफ आप बताइए, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म की जो आप बोल सकते हो कि अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिस्कस करिए, अष्टांगिक मार्ग है उसको डिस्कस करिए, मध्यम पाथ को डिस्कस करिए, ठीक। फिर उसके बाद उनका आप बोल सकते हो कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो उनके सोर्सेज हैं जिससे हम बुद्धिज्म के बारे में पता करते हैं, वो आप बता सकते हैं। बुद्धिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस साइट्स के बारे में बता सकते हैं, उनके आर्किटेक्चर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। बुद्धिस्ट मिशनरीज को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चले तो भाई जैनिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप अर्ली जैनिज्म के बारे में बताइए, जो 24 तीर्थंकारास हैं उनके बारे में बताइए, उनके पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में बताइए, जैनिज्म का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताइए, अपना कंक्लूजन दीजिए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जिन पे आप स्पेशल फोकस कर सकते हैं एंशिएंट इंडिया में। देन अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बेटा बच्चे बहुत प्रिफर करते हैं ना, कि भाई कंटेम्प्रेरी इश्यूज इस तरीके से हैं जहां पे हम हमारे रिलीजन को काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो रिलीजन का प्रेजेंट डे में क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो हमारे काम आ रहा है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उस तरीके से आप एक बोल सकते हो कि एक व्यू पॉइंट दे सकते हैं अपना,
ठीक, कई सारे जो भक्ति सेंट्स हैं उनकी आप बात कर सकते हैं, अलवर है, नयनार है, ये सारा काम। उसके बाद सूफिज्म को आप बता सकते हैं, कुछ बच्चे जिनका इंटरेस्ट है, गांधी आइडियाज, ठीक है, तो जो गांधी जी हैं उनके ऊपर मैं आपको बोल सकती हूँ कि भाई एक बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। गांधी जी की अर्ली लाइफ को डिस्कस करिए, उनका नेशनल मूवमेंट में रोल डिस्कस करिए, क्यों वो ज्यादा पॉपुलर हुए एज अ मास लीडर, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ गांधी जी का जो आइडिया है सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस का, उसको यूज करिए। कंटेम्प्रेरी लाइफ में कैसे गांधी जी के जो आइडियाज थे, वैल्यूज थे, वो कैसे हमें यूजफुल हैं, वो आप बता सकते हैं। आर्किटेक्चर भी कुछ बच्चे जो विजयनगर एम्पायर के हैं उसके बारे में बता सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आगे चले तो कुछ, अगर मैं बोलूं तो कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो स्पेशली बताती हैं मुगल या विमेन का रोल इन यहाँ पे मुगल रूरल सोसाइटी में, ठीक है, कि विमेन को क्यों वो ऐसा सोर्स समझते थे, या आप बोल सकते हो कि क्या रोल था वहां पे विमेन का, या उस प्रेजेंट कंटेक्स्ट से उस कंटेक्स्ट को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वो चीजें आपको बताना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस प्रिपेयर कर सकते हैं, मुगल सिस्टम का और ब्रिटिश पीरियड का। देन रिवोल्ट ऑफ 1857, ये एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा जिसके बारे में आपको इमेंस लेवल पे कंटेंट मिल सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बुक्स है, जैसे प्लासी टू पार्टीशन वाली बुक है हमारी, है ना, कई सारी, मतलब बहुत अच्छी ऐसी बुक है, एक स्पेक्ट्रम करके बुक आती है, उसका आप यूज कर सकते हो। आपके नियरेस्ट जो लाइब्रेरी है उसका यूज करिए, न्यूज़पेपर कटिंग्स का यूज करिए, ठीक है। और ऐसे बहुत अच्छा जो मटेरियल है, जो सोर्सेस है, उसको कलेक्ट करिए और अपने प्रोजेक्ट वर्क को बनाइए, ठीक। उसके बाद गुरु नानक देव की आइडियोलॉजी को आप डिस्कस कर सकते हैं, कबीर के विजन को डिस्कस कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर आपको कई सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज मिल सकते हैं, उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज हो सकती है। वो बच्चे जिनको आर्किटेक्चर में आप बोल सकते हो इंटरेस्ट है, तो वो स्तूप और पिलर का जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है वो आप यूज कर सकते हो, कि स्तूप की मदद से कैसे रिलीजन को स्प्रेड किया गया, पिलर्स का क्या रोल है, वो चीज आप यहाँ पे बताएंगे। देन मुगल और जो विजयनगर एम्पायर है उनके जो आर्किटेक्चर है उसको आप एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सब चीजें हैं, ये जो टॉपिक्स हैं जिनकी आप मदद करके कोई भी आप यहाँ पे टॉपिक लीजिए, और हर टॉपिक को आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। ये मत सोचो कि भाई मेरा फ्रेंड इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहा है तो मैं भी इसी पे बनाऊंगा, नहीं। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट कुछ और हो, आपको जो टॉपिक पसंद हो आप उसके ऊपर बनाइए, उसको चूज करिए, ठीक है। ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पर्सनालिटी को, अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बताइए, ठीक। अब उसके बाद अगर हम आगे चलें तो भाई जो एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट होती है, जब आपका प्रोजेक्ट देखा जाता है तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, किन किन पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है या जो टाइटल का इंट्रोडक्शन है उसमें आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो पहले उसको जज किया जाएगा। उसके बाद आपने जो चीज उठाई हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात कर रहे हैं तो उसके आपके कॉजेस को बताने पड़ेंगे, उसके इवेंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, उसके आउटकम्स, उसके इफेक्ट को आप डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये कुछ पैरामीटर्स होंगे, जब आप किसी भी टॉपिक को लेंगे तो उसके ऊपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको यहां पे बतानी होगी। देन वो सारे लोग जिनका उस पर्टिकुलर इवेंट से कहीं ना कहीं स्टेक रिलेटेड था या वो जो उससे इफेक्ट हुए हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं उनको आपको डिस्कस करना है, उनके बारे में देखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पे वो ये कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसके लिए जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितनी सही है, वो कितनी रिलायबल है, ठीक। तो उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उन्हें पता है कि आप किस तरीके के फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करिए कि आप जिस भी जगह से इंफॉर्मेशन लें वो करेक्ट हो, वो सही हो, ठीक। तो उस बात का होगा। देन अगर हम देखें कि भाई आपने किस तरीके से अपना जो कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट किया है, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आप नीट एंड क्लीन तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं, है ना। ट्राई करिए कि आपकी स्पेलिंग के जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कम हो, ज्यादा आप मतलब काटा पीटी ना करें, वहां पे नीट एंड क्लीन वो चीज हो, ठीक। उसके बाद साइटेशन, कि आपने जिस भी जगह से उस चीज को रेफर किया है उसको आपको उन प्लेसेस को, उन इवेंट्स को, उन बुक्स को, उन रिसोर्सेज को आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस जगह से ली हुई है, और उसको आप फुटनोट्स के फॉर्म में या अपेंडिसेस के फॉर्म में आप वहां पे शो कर सकते हैं।
देन अगर हम आगे चलें तो भाई आपका जो असेसमेंट होता है प्रोजेक्ट का, उसको बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं या सीबीएसई ने एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि आपके प्रोजेक्ट वर्क को इस तरीके से साल भर जो होगा उसको देखा जाएगा, उसको जज किया जाएगा। ठीक है, तो आपके जो, अगर मैं बोलूं कि आपके जो पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं उसमें भी कई स्कूल जो होते हैं वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बुलवाते हैं कि भाई दिखाओ क्या काम कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद हाफ ईयरली में उसको जज होगा, फिर उसके बाद आपका एक तरीके से और जो प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे उसमें भी कुछ स्कूल जज करते हैं, और फाइनली जो आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा उसमें कंप्लीट तरीके से इसको जज किया जाएगा। और हर जो स्टेज होगी, जब आप इंट्रोडक्शन करेंगे, जब आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, जब आप कंक्लूजन पे जाएंगे, तो हर स्टेज पे क्या होगा, इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं, और लास्ट में वाइवा जो होगा वो आपका फाइनल मार्क्स को डिसाइड करेगा। देन अगर हम आगे चलें कि भाई जब हम इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके प्रेजेंटेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जो हैंड रिटन फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं, बट कुछ स्कूल में प्रिंट फॉर्मेट भी वो लोग अलाउ करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको नीट और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हर टॉपिक जो होगा उसके पहले टॉपिक के साथ उसकी रिलेवेंसी होनी चाहिए। काटा पीटी मत करो बेटा बहुत ज्यादा, है ना। पहले एक सोच लो कि मुझे क्या लिखना है, और उसके बाद ठंडे दिमाग से उस चीज को लिखना शुरू करो। ठीक, उसके बाद क्या यूज कर सकते हो, कलर्ड हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मैप्स का यूज करिए, चार्ट पेपर का यूज करिए, हैंडमेड पेपर का यूज करिए। ठीक है, तो उसको न्यूज़पेपर कटिंग से आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो बहुत सी चीजें जिससे भी आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो उसको बनाइए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टू अवॉइड द प्लेगरिज्म। ठीक है, कि भाई प्लीज डोंट कॉपी, है ना, कॉपी पेस्ट मत करिए बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि घर आज पहुंच गए और फ्रेंड से बोला कि भाई ला तेरी फाइल दे दे और बैठ गए उसको टीपने के लिए। नहीं, अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको वहां पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, और कोई भी चीज आपको एक तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, अपने प्रोजेक्ट को यूनिक बनाइए। ठीक, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो मेरा ये सजेशन है कि ये जो 2 महीने हैं इनको आप यूटिलाइज करिए, है ना, कि ये जो हमारे ये जो गर्मी की छुट्टियों वाला टाइम है इनको आप यूटिलाइज करिए, और इसी टाइम पे ट्राई करिए कि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करें। क्योंकि आगे जैसे जैसे साल जाएगा वैसे वैसे चीजें और टफ होती जाती हैं, और ज्यादा आप इंगेज हो जाओगे। तो जरूरी है कि इस टाइम को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें और अपने प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करें। सो दिस is all about this video. I hope you like this lecture. Thank you so much.